बच्चों लोग, आज के सेशन में हम लोग सीखने वाले हैं इम्पिरिकल फॉर्मूला इन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेशन। ठीक है, हम किसी भी इम्पिरिकल फॉर्मूला कभी भी यानी गिवन जो डेटा दिया रहेगा उसका यूज करके हम लोग इम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, इन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले आपको पहले ये समझ में आना चाहिए कि इम्पिरिकल फॉर्मूला होता क्या है, इम्पिरिकल फॉर्मूला होता क्या है। ठीक है, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता क्या है, पहले आपको ये समझ में आना चाहिए। तो ध्यान देना, जैसे मान ले आपके सामने कुछ एग्जाम्पल दिया हो मैंने, यहाँ देखोगे यहाँ पे इस कॉलम मैंने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे मान ले CH4 है। ठीक, तो CH4 में कोई कॉन, उसके बाद यहाँ पे लिखा हो कॉमन फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर के लिए, ठीक है, तो कॉमन फैक्टर को मैं ए बोल दे रहा हूँ, लेट से ए। तो CH4 के फॉर्मूले में कोई कॉमन फैक्टर है कि नहीं, बस चेक करना आपको। तो यहाँ पे कोई कॉमन फैक्टर आपको नहीं दिखेगा, यहाँ पे कोई कॉमन फैक्टर आपको नहीं दिख रहा है। ठीक, तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 होगा। तो कॉमन फैक्टर निकालने के बाद जो बचता है उसको बोलते हैं इम्पिरिकल फॉर्मूला, उसको बोलते हैं हम इम्पिरिकल फॉर्मूला। तो CH4 का इम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा, तो CH4 ही होगा, सेम रहेगा। अगर हम बात करते हैं C2H6 का, तो C2H6 में ध्यान दोगे कार्बन का 2 है और H में क्या है, 6 है नंबर। तो यहाँ पे कॉमन क्या होगा, तो यहाँ का जो कॉमन फैक्टर होगा वो 2 होगा। इसका इसका कॉमन फैक्टर क्या होगा, 2 होगा। तो उस 2 को बाहर निकाल तो बचेगा क्या, बचेगा CH3। तो C2H6 मॉलिक्यूल का इम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा, तो CH3 होगा। क्या होगा, CH3 होगा। यानी आपके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में से अगर आप कॉमन फैक्टर को निकाल दो बाहर, तो जो बचता है उसको बोलते हैं हम इम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है, सिमिलर ध्यान देना, आपके सामने एक मॉलिक्यूल लिखा हुआ C6H12O6। C6H12O6 बेसिकली ये किसका है, ये फॉर्मूला ग्लूकोज का होता है। किसका होता है, ग्लूकोज का होता है। ठीक, अब इस फॉर्मूले में अगर हम देखते हैं तो आपका कॉमन फैक्टर क्या होगा जी, तो कॉमन फैक्टर होगा 6। क्या होगा, 6 होगा। तो 6 को बाहर निकाल, तो 6 को बाहर निकालोगे तो बचेगा क्या, तो बचेगा CH2O। ठीक है, CH2O। तो ग्लूकोज का जो एम्पिरिकल फॉर्मूला होगा ये ऐसा होगा। ठीक, सिमिलरली C2H4O2 में कॉमन फैक्टर क्या दिख रहा है आपको, तो 2 इसका कॉमन फैक्टर है। तो इसको बाहर निकालने के बाद बचेगा क्या, तो बचेगा CH2O। तो यहाँ पे C2H4O2 का भी एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है, तो CH2O है। ठीक है, ये ध्यान देना। तो यहाँ तक हम लोग सीख चुके हैं कि आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इम्पिरिकल फॉर्मूला में एक रिलेशन होता है। रिलेशन क्या होता है, इम्पिरिकल फॉर्मूला को अगर हम कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इम्पिरिकल फॉर्मूला को मल्टीप्लाई करोगे आप कॉमन फैक्टर से, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इम्पिरिकल का रिलेशन समझ में आएगा आपको कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू क्या होगा, ए मतलब कॉमन फैक्टर इनटू इम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है। अब ध्यान ना, तो ये रिलेशन मिल गया आपको इम्पिरिकल फॉर्मूला या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के मास को हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के मास को बोलते हैं हम लोग मॉलिक्यूलर मास। तो ये हो गया मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के मास को बोलेंगे मॉलिक्यूलर मास, और इम्पिरिकल फॉर्मूला के मास को बोलते हैं हम इम्पिरिकल मास। क्या बोलते हैं, इम्पिरिकल मास। ठीक, तो मॉलिक्यूलर मास और इम्पिरिकल मास में क्या रिलेशन होगा, तो सेम रिलेशन होगा। ठीक है, आपके मॉलिक्यूलर मास और इम्पिरिकल मास में रिलेशन क्या होगा, तो सेम रिलेशन होगा। मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू कॉमन फैक्टर ए इनटू इम्पिरिकल मास। ठीक है, कभी कभी क्या करता है बच्चों लोग, आप लोगों को कॉमन फैक्टर निकालना बोलेगा, आपको कॉमन फैक्टर निकालने के लिए बोलेगा। तो ध्यान देना, आपका जो कॉमन फैक्टर है, तो ध्यान दोगे आपका जो कॉमन फैक्टर ए होता है
इसको निकालेंगे क्या करेंगे, अगर आपको मॉलिक्यूलर मास दिया हो क्वेश्चन में और आप एम्पिरिकल मास निकाल लिए, ठीक है, तो दोनों चीज अगर पता चल जाएगा तो मॉलिक्यूलर मास को डिवाइड करोगे एम्पिरिकल मास से तो आपको मिल जाएगा आपका कॉन फैक्टर ए मिल जाएगा आपको, ठीक है, ये ध्यान देना आपको, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग क्या करोगे, चलो आप कॉन फैक्टर को निकाल सकते हो, आप कॉन फैक्टर को आप निकाल सकते हो, ध्यान देना। अब पॉइंट आता है इंपिरिकल फॉर्मूला होता क्या है, तो बोला गया है इंपिरिकल फॉर्मूला सिंपलेस्ट रेशियो होता है, इंपिरिकल फॉर्मूला सिंपलेस्ट रेशियो होगा नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। तो इंपिरिकल फॉर्मूला बेसिकली क्या है, नंबर ऑफ एटम्स जो भी आपके मॉलिक्यूल में मौजूद है उसके नंबर्स का सिंपलेस्ट रेशियो जो होता है ना, सिंपलेस्ट रेशियो, उसको हम बोलते हैं इंपिरिकल फॉर्मूला, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ध्यान देना, जैसे मान ले आपके सामने CTO6 है, तो CTO6 में कार्बन है, तो कार्बन 2 है और हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन कितना है, 6 है, ठीक। तो बोला गया है कि नंबर ऑफ कार्बन बाय नंबर ऑफ हाइड्रोजन का रेशियो निकाल ले, तो 2/6 आएगा, इसका सिंपलेस्ट फॉर्मूला, सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा 1/3, ठीक है। तो यही हो जाएगा आपका इंपिरिकल फॉर्मूला, यही हो जाएगा आपका इंपिरिकल फॉर्मूला। तो जो सिंपलेस्ट रेशियो होगा नंबर ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल का, उसको बोलेंगे हम लोग इंपिरिकल फॉर्मूला, ठीक है। सिमिलरली ध्यान दे C6H12O6 में अगर बात करते हैं नंबर, तो नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 6 है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है, 12 है, और नंबर ऑफ O कितना है, 6 है। इसका सिंपलेस्ट रेशियो क्या हो जाएगा, तो 1:2:1 हो जाएगा, यानी रेशियो आपको बता देगा इंपिरिकल फॉर्मूला। बात समझ में आ गया। अब ध्यान देना, अब ध्यान दोगे, अगर हम किसी भी सैंपल का बात करते हैं, किसी भी सैंपल का बात करते हैं, ठीक है, मान ली कोई कंपाउंड है उसका हम सैंपल ले रहे हैं, तो सैंपल कुछ भी ले सकते हैं ना, सैंपल आप ले सकते हो 1 मॉलिक्यूल का, सैंपल आप ले सकते हो 1 मोल मॉलिक्यूल का, सैंपल ले सकते हो आप 20 ग्राम मॉलिक्यूल का, ठीक है। तो सैंपल हम कुछ भी ले सकते हैं, 20 ग्राम हो सकता है, 10 ग्राम हो सकता है, तो कोई भी सैंपल ले सकते हैं। तो बोला गया है कि कोई भी सैंपल आप लोगे तो सैंपल जो होता है किसी मॉलिक्यूल का, वो बना होता है उस मॉलिक्यूल के रिपीटेशन से बना होता है, उस मॉलिक्यूल के रिपीटेशन से बना होता है, ठीक है। तो एनी सैंपल ऑफ कंपाउंड इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ दैट कंपाउंड। मान लेते हैं कि आपके पास एक मॉलिक्यूल है, ये भी एक सैंपल है, आपका 2 मॉलिक्यूल में ये भी एक सैंपल होगा, 3 मॉलिक्यूल है तो भी सैंपल होगा। तो ध्यान देना, किसी भी सैंपल में होता क्या है, मॉलिक्यूल का नंबर बस चेंज करता है, सेम मॉलिक्यूल से बना होता है, बस मॉलिक्यूल का नंबर चेंज करता है बस, और कुछ नहीं होता है। तो आपका कोई भी सैंपल उस कंपाउंड के मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। होता क्या है कि हर सैंपल में मॉलिक्यूल का बस नंबर चेंज कर रहा है, बट अल्टीमेटली क्या होता है, उसी मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है कोई भी सैंपल, ठीक है। ये पॉइंट ध्यान देना। तो ध्यान देना, अगर मान लेते हैं, तो इसका इसका पॉइंट, मेरा पॉइंट समझो कि एग्जाम्पल समझ ले ध्यान से। जैसे मान लेते हैं आपके पास एक सैंपल है मीथेन का, तो मीथेन का हम सैंपल ले रहे हैं आपके सामने। तो मीथेन का सैंपल में एक ऐसा ले रहे हैं जहाँ पे एक मीथेन मॉलिक्यूल है, ये सैंपल नंबर 1 हो गया आपके पास। सैंपल नंबर 2 में मान लेते हैं कि मीथेन का मॉलिक्यूल 5 है, सिमिलरली ध्यान देना, सैंपल नंबर 3 में मान लेते हैं कि मीथेन का नंबर बहुत ज़्यादा है, तो आपके पास 100 मीथेन है। सैंपल नंबर 4 में बहुत और ज़्यादा मीथेन हम ले सकते हैं, तो ठीक है, मान लेते हैं कि 1000 मीथेन लेते हैं। तो हम सैंपल जब चेंज करेंगे तो आपका उसका वेट चेंज करेगा, बट अल्टीमेटली क्या होगा, हम नंबर ऑफ मीथेन पार्टिकल को बस बढ़ा रहे थे, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम निकालेंगे नंबर ऑफ कार्बन बाय नंबर ऑफ हाइड्रोजन का रेशियो, कार्बन हाइड्रोजन का रेशियो हम हर केस में निकालना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखोगे, यहाँ से यहाँ पर रेशियो कितना आ रहा है, यहाँ रेशियो 1/4 आएगा, ठीक है, और यहाँ भी, ठीक है, यहाँ पे निकालते हैं तो यहाँ ना, यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन कितना दिख रहा है आपको, या नंबर ऑफ कार्बन 5 है,
और हाइड्रोजन कितना है 20 है, तो अल्टीमेटली रेशियो कितना आ जाएगा, फिर से 1/4 आ जाएगा, फिर से आपका 1/4 आ जाएगा। ठीक, अगर अब 100 पार्टिकल मीथेन का लोगे तो उसमें अगर आप रेशियो निकालते हो नंबर ऑफ कार्बन बाय नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो उसमें कितना आएगा, तो कार्बन का नंबर 100 है और हाइड्रोजन का नंबर कितना होगा 400, तो वहाँ पे रेशियो कितना आएगा 1/4 ही आएगा। यहाँ पे चेक करोगे तो यहाँ पे अल्टीमेटली होगा नंबर ऑफ कार्बन बाय नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना दिख रहा है आपको, तो ऊपर होगा 1000 और नीचे होगा 4000, फिर भी रेशियो कितना आ रहा है 1/4 आ रहा है। तो मेरा पॉइंट आप समझो कि अब सैंपल को जब चेंज करते हो ना, सैंपल को चेंज करते हो तो जब भी कोई कंपाउंड का सैंपल चेंज होता है यानी उसका वेट चेंज होता है, ठीक है, उसका वेट चेंज होगा तो उससे बाद उसमें चेंज क्या होता है, चेंज होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल चेंज करने वाला है। बट अब सैंपल में जब रेशियो लोगे एटम्स का तो हमेशा क्या सेम ही आएगा। तो किसी भी सैंपल कुछ भी हो, सैंपल चाहे कितना भी स्मॉल हो या सैंपल कितना भी हो, जो नंबर ऑफ एटम का जो रेशियो है वो हमेशा क्या रहेगा, सेम ही रहेगा हर केस में। ठीक है, तो आपका सैंपल छोटा हो या बड़ा हो, चाहे 1 ग्राम का हो, चाहे मिलीग्राम का हो, चाहे चाहे वो 1 मॉलिक्यूल का सैंपल हो, चाहे 1 मोल का सैंपल हो, चाहे 1 kg का हो या चाहे 1 टन का सैंपल हो, हर सैंपल में अगर आप नंबर ऑफ एटम्स निकाल का रेशियो निकालोगे तो सेम ही आएगा और ओके वो आएगा इंपेरिकल रेशियो के इक्विवेलेंट आएगा। ठीक है, ये मैं आपको प्रूफ कर रहा था कि सैंपल चेंज करने से आपका एटम का रेशियो चेंज नहीं करता है, क्योंकि अल्टीमेटली आप मॉलिक्यूल को बस रिपीट कर रहे हो ना, तो जो रेशियो 1 मॉलिक्यूल देगा वही रेशियो 5 मॉलिक्यूल देगा, वही रेशियो 10 100 मॉलिक्यूल देगा, वही रेशियो आपका 1000 मॉलिक्यूल देगा। ठीक है, ठीक है, चलो तो हम लोग ये चीज हम लोग समझ में आ चुका है कि अगर हम सैंपल को चेंज करेंगे तो आपका रेशियो चेंज नहीं करेगा, यानी कंपाउंड अगर फिक्स है और अलग अलग सैंपल का हम अगर एटम का रेशियो निकालें, ठीक है, तो भी क्या होगा, आपका रेशियो हर केस में क्या आएगा, सेम आएगा, हर केस में क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, ये ध्यान देना। अब ध्यान दोगे वही चीज़ यहाँ समझाया हुआ है कि अगर मान लेते हैं हम इथेन का सैंपल ले रहे हैं, सैंपल ले रहे हैं इथेन मॉलिक्यूल का, तो उसमें कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो कितना आएगा, तो अगर 1 मॉलिक्यूल का सैंपल होगा तो भी 1/3 आएगा, इम्पेरिकल फॉर्मूला सेम आएगा। अगर 2 मीथेन मॉलिक्यूल होगा तो कितना होगा, कार्बन 4 होगा और हाइड्रोजन कितना होगा 12 होगा, तभी रेशियो क्या आएगा 1/3 आएगा। अगर आपका 10 मॉलिक्यूल हो तो क्या होगा 20/60 होगा, तो भी क्या होगा सेम ही आएगा 1/3। ठीक है, और अगर मान लेते हैं 1 मोल मीथेन हो, 1 मोल मीथेन का मास कितना होता है 30 ग्राम, तो 30 ग्राम मीथेन का अगर निकालते हो तो 30 ग्राम मीथेन का मतलब 1 मोल होगा, और 1 मोल में कार्बन कितना होगा जी, तो कार्बन होगा 2 मोल। 1 मोल में 1 मोल इथेन मॉलिक्यूल में, इथेन मॉलिक्यूल C2H6 में आपका कार्बन कितना होगा 2 मोल और हाइड्रोजन कितना होगा 6 मोल, तो यहाँ भी रेशियो निकालोगे तो आपका आंसर 1/3 आ जाएगा। सिमिलरली अब सैंपल है तो 60 ग्राम का, 60 ग्राम का सैंपल लेते हैं, इसका मतलब क्या होगा 2 मोल का सैंपल होगा, 2 मोल का सैंपल में आपका कार्बन का नंबर होगा 4 मोल और आपका हाइड्रोजन का मोल होगा 12 मोल, रेशियो फिर से क्या है 1/3, फिर से एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा CH3 होगा। ठीक है, अगर आपका सैंपल होगा 300 ग्राम का यानी 10 मोल, उसके समय फिर से क्या होगा आपको 20 मोल होगा कार्बन और हाइड्रोजन कितना होगा, ठीक है 60 मोल, फिर से रेशियो कितना आएगा 1/3 आएगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला फिर से CH3 आएगा। तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सैंपल हम चेंज करेंगे यानी अलग अलग हम अमाउंट ले रहे हैं सैंपल का, लेकिन उस हर सैंपल के अमाउंट में अगर हम नंबर निकालें, नंबर मतलब केमिस्ट्री में नंबर का मतलब क्या होता है जी, तो केमिस्ट्री का नंबर होता है मोल, केमिस्ट्री का नंबर क्या होता है मोल, तो हम एटम का मोल निकाल के अगर हम रेशियो लेंगे तो हर केस में आपका फॉर्मूला सेम ही आ रहा है, हर केस में देखो फॉर्मूला सेम ही आ रहा है। ठीक है, तो सैंपल का अमाउंट कुछ भी हो हम क्या करेंगे उसमें क्या करेंगे एटम्स का मोल निकाल लेंगे, इंडिविजुअल एटम का मोल निकालेंगे और जो मोल का रेशियो होगा वो हमको दे देगा इंपेरिकल फॉर्मूला। वही हमें समझाने की कोशिश कर रहा था कि जब भी आपको इंपेरिकल फॉर्मूला निकालने बोलेगा तो ध्यान देना आप क्या करोगे, आप उनके एटम्स का मोल निकाल लेना, उनका जो मोलर रेशियो होगा वही आपको इंपेरिकल फॉर्मूला दे देगा।
ठीक है, तो यहाँ समझाया हुआ है वॉट एवर वेट ऑफ द सैंपल एज, वॉट एवर वेट ऑफ द सैंपल एज, simplest molar ratio of their constituents elements, ठीक है। तो उनके एलिमेंट्स का जो सिंपलेस्ट मोल का जो रेशियो होगा वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। और हमको सेम रहेगा, और बताया किसके बारे में, एन, वो हमको देगा इंपेरिकल फॉर्मूला देगा, इंपेरिकल फॉर्मूला हमको देगा, ठीक है। इसमें स्टेप्स क्या क्या इन्वॉल्व है जी, तो स्टेप्स इन्वॉल्व ठीक है। अब ध्यान देना, पॉइंट है कि स्टेप्स इन्वॉल्व, ठीक है। हमको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इंपेरिकल फॉर्मूला निकालने में क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होगा, ध्यान देना। जनरली क्या होता है, जनरली आपके क्वेश्चन में, जनरली इन द क्वेश्चन वेट कंपोजिशन इज गिवन, आपका वेट कंपोजिशन दिया रहता है। जब ये क्वेश्चन हमको दिया रहेगा ऐसा, तो हमको क्वेश्चन में दिया क्या रहता है, आपका वेट कंपोजिशन दिया रहता है, ठीक है। किसका दिया रहता है, तो जो भी एलिमेंट्स है कंपाउंड का, उन सारे एलिमेंट्स का वेट कंपोजिशन दिया रहेगा क्वेश्चन में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उस वेट कंपोजिशन को चेंज करेंगे मोल कंपोजिशन में। तो हमको क्या करना है, हमको मोल कंपोजिशन फाइंड करना है। तो फाइंड मोल कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट इन द गिवन सैंपल। तो वेट कंपोजिशन को हम चेंज करेंगे मोल कंपोजिशन में। अब क्या करेंगे, उस मोल कंपोजिशन का यूज करके हम सिंपलेस्ट रेशियो निकाल लेंगे। तो सिंपलेस्ट मोल कंपोजिशन का रेशियो हम निकाल लेंगे, ठीक है। और ये जो रेशियो होगा ये हमको देगा इंपेरिकल फॉर्मूला, हमको दे देगा इंपेरिकल फॉर्मूला, ठीक। तो हमको इंपेरिकल फॉर्मूला इस रेशियो से मिल जाएगा। अगला स्टेप क्या रहेगा, हमको कॉमन फैक्टर निकालना है, हमको कॉमन फैक्टर निकालना है, ठीक। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कॉमन फैक्टर निकालेंगे। तो कॉमन फैक्टर कैसे निकलता है जी, तो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, आपका जो मॉलिक्यूलर मास है, आपका जो मॉलिक्यूलर मास है उसको डिवाइड करेंगे हम लोग इंपेरिकल मास से, उसको डिवाइड करेंगे हम लोग इंपेरिकल मास से। तो आपके क्वेश्चन में कहीं ना कहीं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने का कुछ ना कुछ हिंट आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को डिवाइड करेंगे किससे, इंपेरिकल मास से। किससे डिवाइड करेंगे, इंपेरिकल मास से। तो मॉलिक्यूलर मास बाई इंपेरिकल मास हमको दे देगा कॉमन फैक्टर, क्या दे देगा, कॉमन फैक्टर। तो वंस आपको कॉमन फैक्टर मिल गया और आप इंपेरिकल फॉर्मूला निकाल चुके हो, तो उस इंपेरिकल फॉर्मूला में आप ए मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। आपको मिल जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। बच्चों लोग ध्यान देना, होता है क्या है ना कि आपके क्वेश्चन में ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के मैं बोल रहा हूँ ना कि क्वेश्चन दिया रहता है, तो कभी कभी ये आपको डायरेक्ट दिया रहेगा और कभी कभी ये आपको डायरेक्ट नहीं दिया होता है। कभी कभी आपको कुछ ऐसा रिलेशन देगा जिससे आपको इसको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान देना, आपके आप किस किस तरीके से इसको निकाल सकते हो, तो कुछ मैं हिंट आपको दे दे रहा हूँ, कुछ मैं आपको हिंट दे दे रहा हूँ जिसका आप यूज कर सकते हो फ्यूचर में। तो ध्यान सुनना, आपका जो मॉलिक्यूलर मास है, आपको क्वेश्चन में या तो ये डायरेक्टली दिया रहेगा, ठीक है। तो इधर ये जो वैल्यू है ये आपको डायरेक्टली दे देगा, तो डायरेक्टली गिवन दिया रहेगा आपको क्वेश्चन में, या फिर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया रहेगा, आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया रहेगा। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया रहेगा, अगर फॉर्मूला रहेगा तो उससे आप मास निकाल सकते हो, उससे मास आपको निकाल सकते हो, ठीक है। या तो होता है कभी कभी कोई ऐसा डाटा दिया रहेगा क्वेश्चन में, ठीक है,
आपके क्वेश्चन में कुछ न कुछ ऐसा डाटा दिया रहेगा, तो एनी डेटा इज गिवन from which you can calculate molecular mass। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो ऐसा डेटा दिया रहेगा जिससे आप मोलेकुलर मास निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, तो ये जो केस है इसके लिए मैं आगे बताने वाला हूँ। जैसे मान ले आपको अगर आपका गैस है, आपका जो कंपाउंड है अगर गैस है, तो गैस में अगर आपको मान लेते हैं कि वेपर डेंसिटी दिया हुआ है, तो गैस का अपना एक वेपर डेंसिटी होता है। और गौर करना, जो गैस का वेपर डेंसिटी होता है वो उसके मोलर मास यानी मॉलिक्यूलर मास बाई 2 होता है। तो गैस का वेपर डेंसिटी आपको दिया रहेगा, तो आप उसको लिंक कैसे कर सकते हो, तो गैस का जो वेपर डेंसिटी होता है वो मॉलिक्यूलर मास बाई 2 होता है, ठीक है। तो हम ऐसे लिंक कर सकते हैं कि मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू वेपर डेंसिटी, 2 इंटू वेपर डेंसिटी। बात समझ में आ गया? ये पहला तरीका है। या फिर कभी कभी गैस का डेंसिटी दिया रहता है, गैस का आपको डेंसिटी दिया रहेगा, ठीक है। तो कभी कभी गैस का आपको डेंसिटी दिया रहता है। अब ध्यान देना, गैस का डेंसिटी को हम स्मॉल डी बोल रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि पीवी इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी होता है। गैसेस में क्या करते हैं हम लोग, आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या होता है, पीवी इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी होता है। अब यहाँ जो मोल है, ठीक है, अब यहाँ जो मोल है, मोल को हम लिख सकते हैं वेट बाई मोलर मास, और यहाँ पे आरटी होगा, ठीक है। तो वेट बाई मोलर मास, अब क्या कर, मोलर मास को ले ले यहाँ पे पी एम बाई आर टी हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा वेट बाई वॉल्यूम। तो वेट ऑफ वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वेट ऑफ वॉल्यूम हो जाएगा डेंसिटी, ये हो जाएगा डेंसिटी। तो ऑटोमेटिक डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो किसी भी गैस का डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, तो किसी भी गैस का डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, पी एम बाई आर टी, ठीक। तो किसी भी गैस का डेंसिटी अगर दिया रहेगा तो ध्यान देना, उससे हम उसका मोलर मास निकाल सकते हैं, तो ध्यान दोगे इस फॉर्मूला को अप्लाई करने के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, ध्यान देना, जिसको मैं लिख रहा हूँ। तो डेंसिटी इक्वल टू क्या हो रहा है जी, तो डेंसिटी इक्वल टू हो जा रहा है पी एम बाई आर टी। तो अगर हम मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, डेंसिटी ऑफ गैस इंटू आर इंटू टी बाई पी बाई प्रेशर। तो इस फॉर्मूला से आप मोलर मास निकाल सकते हो। लेकिन ध्यान देना, इस फॉर्मूला को अप्लाई करने के लिए आपका डेंसिटी होना चाहिए ग्राम पर लीटर में, ठीक है। आर का वैल्यू पुट करना 0.08, और टी का वैल्यू होगा केल्विन में, और जो पी होगा आपका एटीएम में, पी होगा एटीएम में, ठीक है। ये ध्यान देना। तो आपका मॉलिक्यूलर मास निकल जाएगा ग्राम में, तब अगर निकलेगा ग्राम में, ये ध्यान देना। तो इस तरह से अप्लाई करके आप मोलर मास निकाल सकते हो। तो गैस का डेंसिटी से भी आप उसका मोलर मास आप निकाल सकते हो, ठीक। ये रहेगा आपका, अगर गिवन डेटा दिया रहेगा तो आपको कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। ये ध्यान देना, सिमिलरली ध्यान देना आप लोग। अगर मान लेते हैं यहाँ पे अगर एटीएम होता तो आर का वैल्यू एग्जैक्ट कितना पुट करेंगे, तो 0.0821 पुट करते हैं एग्जैक्ट। इसमें एक और केस हो सकता है
कि एक डेंसिटी हम लेंगे ग्राम पर लीटर में, और अगर अब प्रेशर होगा बार में और टेम्परेचर होगा केल्विन में, तो उस केस में आर का वैल्यू पुट करोगे 0.21 0.31 पुट करोगे 31, तो उस केस में आपको मोलर मास फिर से आ जाएगा किसमें, ग्राम में मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस फॉर्मूला को अप्लाई करना है। कभी कभी आपको कुछ और भी इंफॉर्मेशन आपको दे सकता है, ध्यान देना। तो कभी कभी आपको ऐसा बोल सकता है, अगर आपका गैस रहेगा और आपको बोल देगा, ठीक है, तो ध्यान देना, 1 मोल के मास को हम बोलते हैं मोलर मास। 1 मोल का जो मास होता है ना, उसको बोला गया है मोलर मास। तो मास ऑफ 1 मोल, 1 मोल का मास को बोला गया है मोलर मास, या बोला गया है मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास बोल सकते हैं। तो 1 मोल का मास को बोला गया है मॉलिक्यूलर मास। अब ध्यान देना, अगर हम बात करते हैं तो कोई भी गैस का 1 मोल, कोई भी गैस का जो 1 मोल होता है उसका वॉल्यूम कितना होता है जी। तो कोई भी गैस का 1 मोल का जो वॉल्यूम होगा एट एस टी पी, उसका वैल्यू होता है 22.4 लीटर। ठीक है, 20.4 लीटर, या बोलते हैं हम लोग 22400 ml बोलते हैं। ठीक है, तो 1 मोल गैस का मास को बोलेंगे मॉलिक्यूलर मास, और 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है उसको बोलते हैं हम लोग मोलर वॉल्यूम। क्या बोलते हैं हम लोग, मोलर वॉल्यूम। और मोलर वॉल्यूम का वैल्यू जो होता है एट एस टी पी, उसका वैल्यू कितना होता है, तो 20.4 लीटर होता है, या उसको बोलते हैं हम लोग 22400 ml बोलेंगे। ठीक, तो अगर क्वेश्चन कभी कभी ऐसा देता आपको, तो आपको ऐसा दे सकता है क्वेश्चन कभी कभी कि एट एस टी पी तो एट एस टी पी कंडीशन पे बोला गया कि 10 ग्राम ऑफ गैस, ठीक है, 10 ग्राम ऑफ गिवन गैस ऑक्यूपाई कर रहा है 5.6 लीटर वॉल्यूम को। ठीक है, तो फाइंड करो मॉलिक्यूलर मास, तो देन फाइंड मॉलिक्यूलर मास। सिंपल है, ध्यान देना, आपको बेसिकली मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या है, आपको 1 मोल का मास पता करना है, आपको 1 मोल का मास पता करना है। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए, ठीक, 1 मोल का मास, तो ध्यान देना, तो 1 मोल का मास का मतलब 1 मोल का मास कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, तो आपको पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूलर मास जो है उतना उतना गैस जो है एसटीपी पे 22.4 लीटर को ऑक्यूपाई कर 20.4 लीटर को ऑक्यूपाई करता है। ठीक, तो ध्यान देना, तो आपको सिंपली पता करना है कि 22.4 लीटर में कितना गैस ऑक्यूपाई करेगा, वही हो जाएगा उसका मॉलिक्यूलर मास, वही हो जाएगा उसका मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो गैस का जो वॉल्यूम है 20, जितना गैस यानी गैस का जो अमाउंट है 20.4 लीटर को ऑक्यूपाई करेगा, उसी को हम बोलेंगे मॉलिक्यूलर मास। तो सिंपली ध्यान देना, क्योंकि 5.6 लीटर 10 ग्राम ऑक्यूपाई करता है, तो 1 लीटर कितना ऑक्यूपाई करेगा, 10/5.6 ग्राम ऑक्यूपाई करेगा। तो 20.4 लीटर कितना ऑक्यूपाई करेगा जी, तो 10/5.6 इंटू 20.4 कर देना आप लोग, ये कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 40 ग्राम हो जाएगा, इस जगह 40 ग्राम। ठीक है, इस डाटा से हम लोग निकाल दिए मॉलिक्यूलर मास। तो ऐसा मैं बोल रहा हूँ कि आपके क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ऐसा डाटा दे देगा जिसका आप यूज करके आप वेट को निकाल सकते हो, आप मॉलिक्यूलर मास को निकाल सकते हो। ये कुछ कंडीशंस में समझा दिया आपको, जिससे आप चीज़ों को आप निकाल पाओगे। ठीक है, अब ध्यान देना, इस कंडीशन का हम लोग यूज करते हैं, इन कंडीशन का हम लोग यूज करते हैं एक बार। ध्यान ना, आपके पास पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोला क्या हुआ है कि एक सैंपल है, इस सैंपल में कार्बन है 5 मोल
और हाइड्रोजन है 10 मोल, यानी दोनों का मोल दे दिया गया है। तो बोला गया है सैंपल का एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालो और सैंपल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालो, और सैंपल में बोल दिया गया है कि मॉलिक्यूलर मास कितना है, 42 है। कितना है? 42 है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन बहुत आसान है। इस क्वेश्चन में आपको सिंपली क्या दिया, एटम का नंबर दे दिया आपको, यानी एटम का आपको मोल दे दिया है। तो एटम का मोल अगर मिल गया तो हम क्या करेंगे, एटम के मोल का रेशियो निकाल लेंगे। एटम का मोल का रेशियो निकाल ले तो आपका कार्बन बाय हाइड्रोजन का मोल का रेशियो कितना हो रहा है, हाफ हो रहा है। इसका मतलब इसका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा, CH2। अगर इंपेरिकल फॉर्मूला CH2 होगा तो हम निकालते हैं इसका इंपेरिकल मास। इंपेरिकल मास कितना निकल के आ रहा है जी, तो कार्बन का 12 और H का 1, और यहाँ पे H कितना, हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ 2 ले लेंगे, ये हो जाएगा 14 ग्राम। ये हो जाएगा इसका इंपेरिकल मास। और आपको पता है कि इसका मॉलिक्यूलर मास कितना दिया हुआ क्वेश्चन में, तो इसका मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है 42। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है, तो मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ आपको 42। तो नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, तो आपका कॉमन फैक्टर को निकालेंगे। तो कॉमन फैक्टर एक ऐसे निकलेगा, तो मॉलिक्यूलर मास बाय इंपेरिकल मास। तो मॉलिक्यूलर मास का वैल्यू 42 है और आपका इंपेरिकल मास का वैल्यू कितना है, 14 है। तो रेशियो लोगे तो कितना आएगा, रेशियो क्या, तो आपका वैल्यू आएगा 3। आपका वैल्यू आएगा 3। ठीक है, तो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का वैल्यू क्या होगा जी, तो इंपेरिकल फॉर्मूला CH2 है, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर ले तो हो जाएगा C3H6। ये हो जाएगा आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन को डायरेक्टली एलिमेंट्स का मोल दे दिया था, तो हम बाकी मेरा काम आसान हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला क्या हुआ है कि आपका एलिमेंट, यानी जो कंपाउंड का एलिमेंट है, यानी कंपाउंड जिस एलिमेंट से बना हुआ है आपको दिया हुआ है, तो एलिमेंट कार्बन एंड हाइड्रोजन है। एलिमेंट कार्बन एंड हाइड्रोजन है, और इन एलिमेंट का जो परसेंटेज वेट है, परसेंटेज वेट बाय वेट आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में। आपका क्वेश्चन में परसेंटेज वेट बाय वेट दिया हुआ है। बोला गया है कि कार्बन का परसेंटेज 75% है और एच का परसेंटेज कितना है, तो 25% है। और जो परसेंटेज है किसका है, वेट बाय वेट का दिया हुआ आपको। तो बोला गया है फाइंड इंपेरिकल फॉर्मूला, फाइंड इंपेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा ना, जब भी आपको वेट बाय वेट का रेशियो दिया, परसेंट दिया रहेगा, तो इसको क्वेश्चन को बनाने का बहुत सिंपल तरीका है। आप लोग ध्यान सुनना। तो हम लोग पहला पहला क्या काम करेंगे, फर्स्ट क्या काम करना, तो अब सैंपल को 100 ग्राम मान लेना। एज्यूम वेट ऑफ सैंपल इज 100 ग्राम, पहले मान लेना। ठीक है, अगर पहला फर्स्ट स्टेप क्या होगा, वेट ऑफ सैंपल को आप 100 ग्राम मान लोगे। वेट ऑफ सैंपल को क्या करना, आपको 100 ग्राम मान लेना है। ठीक, अब क्या करें बच्चों हम लोग, तो एलिमेंट आपके पास, तो आप एक टेबल को ड्रॉ करोगे। एलिमेंट यहाँ लिख दिए, तो एलिमेंट क्या है, कार्बन हाइड्रोजन है। उनका वेट कितना होगा, तो चूंकि सैंपल 100 ग्राम का है, तो जो परसेंटेज है वही उसका वेट हो जाएगा। सिंपल सा बात है ना। आपका अगर बोलते हैं कि सैंपल अगर 100 ग्राम का होगा, तो चूंकि कार्बन कितना है, 75% है, तो अगर 100 ग्राम का सैंपल मानेंगे तो उसमें से कार्बन का वेट कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 75 ग्राम। यानी जो उसका परसेंटेज है वही वेट हो जाएगा, वही उसका वेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ था ना, तो हम सैंपल को 100 ग्राम मान लिए, तो 100 ग्राम सैंपल में कार्बन का वेट होगा 25 ग्राम, और एच का वेट कितना होगा, एच का वेट होगा 25 ग्राम। ये होगा वेट। लेकिन वेट से मेरे को काम नहीं करना है, मेरे को क्या करना है, मेरे को एलिमेंट्स का मोल निकालना है। तो वेट से काम नहीं चलेगा, मोल निकालने के लिए क्या करेंगे, तो कार्बन के मास को उसके मोलर मास से डिवाइड कर देंगे। तो अगला हम निकालेंगे मोल, तो कार्बन का मोल हो जाएगा 75/12 हो जाएगा, और आपका एच का मोल हो जाएगा 25/1 हो जाएगा, 25/1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये होगा दोनों का मोल। अब क्या करेंगे, दोनों का मोल का रेशियो निकाल लेंगे, दोनों का मोल का रेशियो निकाल लेंगे। तो 75/12 डिवाइडेड बाई 25, तो रेशियो आ जाएगा 1/4। रेशियो 1/4, इसका मतलब क्या होगा, आपका जो इंपेरिकल फॉर्मूला जो होगा उसमें कार्बन 1 होगा और हाइड्रोजन 4 होगा, हाइड्रोजन 4 होगा, यानी आपका इंपेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा CH4। ठीक है, तो चलो ये क्वेश्चन हम लोग क्लियर हो चुका है। नहीं समझा ना।
अगला क्वेश्चन आप लोग ट्राई करोगे तो क्वेश्चन मैं आपको समझा दे रहा हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन है कि सैंपल है, सैंपल में आपका कार्बन का वेट है 6 ग्राम, हाइड्रोजन का वेट कितना दिया है 1 ग्राम दिया हुआ है, यानी आप वेट दिया आपको, और ऑक्सीजन का वेट दिया हुआ है 8 ग्राम। ठीक है, और आपको बोला गया है इस सैंपल का जो मोलर मास है यानी मॉलिक्यूलर मास है 60 दिया हुआ क्वेश्चन में दिया हुआ है मॉलिक्यूलर मास कितना 60 है। तो आपको पता करना है, एम्पिरिकल फॉर्मूला यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको पता करना है, यानी सैंपल का एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा आपको पता करना है फास्ट। तो आप लोग सॉल्व करो फास्ट बच्चा लोग इस लोग को, इस क्वेश्चन को जल्दी से आप लोग सॉल्व करेंगे। तो बच्चों लोग इस क्वेश्चन आंसर कैसे निकालेंगे, आपको एलिमेंट्स दिया हुआ था, एलिमेंट्स दिया हुआ आपको, एलिमेंट्स कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन था, उनका वेट कितना था, तो कार्बन का 6 ग्राम था, हाइड्रोजन का 1 ग्राम था और ऑक्सीजन का 8 ग्राम था। तो पहला स्टेप क्या होगा, इनका आप मोल पता करोगे, तो मोल कैसे निकालेंगे, तो गिवन मास को उसके मोलर मास से डिवाइड कर देंगे। तो कार्बन का मोल हो जाएगा हाफ, H का मोल हो जाएगा 1 और O का मोल हो जाएगा हाफ। अब इसका सिंपल रेशियो क्या होगा, तो क्या करेंगे, इसको इंटीजर में चेंज करने के लिए क्या करोगे, इन सारे को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसका सिंपल रेशियो हो जाएगा 1:2:1। ठीक है, जब भी क्या होता है ना, मोर देन 2 एलिमेंट्स रहेगा तो रेशियो कैसे निकालें, ध्यान देना। जब भी मान लेते हैं कि मोर देन 2 एलिमेंट्स का मोल का रेशियो निकालना, तो क्या करोगे, जो सबसे स्मॉलेस्ट होगा ना, जैसे यहाँ पे हाफ लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है और यहाँ पे हाफ लिखा हुआ है, तो सबसे अब क्या करना, जो सबसे छोटा नंबर है उससे सबको डिवाइड कर देना। सबसे छोटा नंबर यहाँ पे क्या है, तो हाफ सबसे छोटा नंबर है, इसको सारे को डिवाइड कर दो उससे, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1। तो ये आपका सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से आपको डिवाइड करने से आपको सिंपल रेशियो मिल जाएगा। ये होगा आपका इम्पेरिकल फॉर्मूला CH2O। इम्पेरिकल मास कितना आ रहा है 30 आ रहा है, और क्वेश्चन में आपको मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ था 60। तो आप निकालो कॉन फैक्टर कैसे निकलेगा, तो 60/30 करके निकल जाएगा, यानी हो जाएगा 2। तो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉन फैक्टर इंटू इम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक, तो आपका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा C2H4O2 हो जाएगा, C2H4O2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ध्यान देना, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है एक एसिड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आपको एक एसिड दिया हुआ है, इस एसिड में जो एलिमेंट्स है, क्या कौन कौन सा एलिमेंट मौजूद है, तो हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है एंड ऑक्सीजन है। ठीक है, और बोला गया है कि हाइड्रोजन का जो परसेंट वेट है वो 1.59 ग्राम है, 1.59% है, 1.59% है। आपका नाइट्रोजन का जो परसेंटेज है वो है आपका 22.22% है, और आपके ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है वो नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो बोला है आपको इम्पेरिकल फॉर्म बता, बोला गया है फाइंड इम्पेरिकल फॉर्मूला। ध्यान देना, इसमें स्टेप्स क्या होगा, तो सेम आपका जो स्टेप होगा सिमिलर स्टेप्स होगा जो पहले हम लोग सीखे हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले तो हम लोग O का परसेंट निकालते हैं, तो ऑक्सीजन का परसेंट कैसे निकालोगे, तो ध्यान देना 100 में से हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के परसेंट को माइनस कर दो, तो जो बचा हुआ परसेंटेज आएगा वो आ जाएगा आपके ऑक्सीजन का परसेंटेज आ चुका है, कितना आ चुका है 76.19% है। ठीक है, अब ध्यान देना, हम लोग एज्यूम क्या करेंगे कि सैंपल है आपका 100 ग्राम का। तो सैंपल अगर हम मानते हैं कि सैंपल 100 ग्राम का है, तो ध्यान देना उसमें हाइड्रोजन का वेट कितना हो जाएगा, तो हाइड्रोजन का वेट हो जाएगा 1.59। ठीक है, तो आपके हाइड्रोजन का वेट कितना हो जाएगा 1.59। ठीक, ठीक है, आपके नाइट्रोजन का वेट कितना हो जाएगा, तो 22.22 हो जाएगा, और आपके ऑक्सीजन का वेट कितना हो जाएगा, तो 76.19 हो जाएगा। अब क्या करोगे, जो वेट है उसको मोल में चेंज कर ले, तो इसका मोल हो जाएगा 1.59 डिवाइडेड बाई 1, इसका मोल हो जाएगा 22.22 डिवाइडेड बाई 14,
और इसका मोल हो जाएगा 76.19 डिवाइडेड बाई 16, यानी सबको उसके मोल मास हम डिवाइड कर दिए। डिवाइड करने के बाद ये आपका वैल्यू जा रहा है डेसिमल्स में। अब ध्यान देना, इसको हमको चेंज करना है सिंपलेस्ट रेशियो में। तो जो सबसे छोटा है ना, सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है, तो 1.59 से छोटा एक को दिख रहा है, इससे सबको डिवाइड कर दे। इससे सबको डिवाइड करोगे तो इसका इसका वैल्यू हो जाएगा 1, इसका वैल्यू भी हो जाएगा 1 और इसका वैल्यू हो जाएगा 3। ये हो जाएगा आपका सिंपलेस्ट रेशियो, ये हो जाएगा आपका सिंपलेस्ट रेशियो। तो आपका फॉर्मूला का क्या हो जाएगा, तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा H एक है, N एक है और ऑक्सीजन 3 है, यानी हो जाएगा HNO3। ठीक है, तो आपके एसिड का एम्पिरिकल फॉर्मूला हो जाएगा HNO3। ठीक है, अब ध्यान देना बच्चों लोग, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको आप लोग सॉल्व करोगे। बोला क्या हुआ है, अ सिलेंडर कंटेंट्स 0.32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अ सिलेंडर कंटेंट 0.32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। फिर बोला गया है द सेम वॉल्यूम ऑफ अननोन गैस एक्स अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर वे 0.26 ग्राम, यानी सेम कंडीशन ऑफ पी एन टी पे किसी गैस एक्स का जो वेट है वो भी क्या है, वो क्या है 0.26 ग्राम है। गैस एक्स इज नोन टू कंटेन ओनली सी एन एच, यानी गैस एक्स में सिर्फ सी एन एच है इन रेशियो ऑफ 1:1। ठीक है, रेशियो ऑफ 1:1 में आपका कार्बन एंड हाइड्रोजन है गैस एक्स में। तो बोला गया है गैस एक्स को पहचानो, गैस एक्स को पहचानो। ठीक है, तो जल्दी से फटाफट लोग गैस एक्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मुझे देंगे आप लोग। गैस एक्स पहचानने का मतलब क्या है, गैस एक्स का आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना है। वो चलो फास्ट इस आंसर इस क्वेश्चन के आंसर को बताएंगे आप लोग जल्दी से। बच्चों लोग ध्यान है, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कैसे करोगे, तो पॉइंट ये है कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था कि आपका जो कंपाउंड है उसमें कार्बन और H 1:1 रेशियो में है। इसका मतलब इसका इम्पेरिकल फॉर्मूला होगा CH। इम्पेरिकल फॉर्मूला CH होगा तो क्या होगा, इम्पेरिकल मास भी क्या होगा 13 हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में गिवन कंडीशन दिया हुआ था कि जो वॉल्यूम ऑफ O2 है और वॉल्यूम ऑफ X है वो दोनों सेम है, और दोनों का जो कंडीशन है PNT का वो भी सेम रखा गया है। तो अगर वॉल्यूम अगर सेम होगा दोनों का, तो दोनों का मोल भी सेम होना चाहिए, दोनों का मोल भी सेम होना चाहिए। ठीक है, तो दोनों का मोल सेम होगा तो ध्यान देना, आपको क्वेश्चन में वेट दिया हुआ था तो वेट को मोलर मास से डिवाइड कर देना। तो 0.32 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ O2 एंड 0.26 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ X। यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो मोलर मास ऑफ X निकल के आ जाएगी, ये कितना निकलेगा, ये 26 निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा 26। ठीक, तो अगर 26 निकलेगा तो ध्यान देना आपका कॉन फैक्टर कितना होगा, तो कॉन फैक्टर हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय इम्पेरिकल मास, तो हो जाएगा 2। तो आपका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो ट्वाइस ऑफ इम्पेरिकल फॉर्मूला होगा, यानी क्या होगा C2H2 होगा, क्या होगा C2H2 होगा। ठीक है, ये रहेगा इसका सॉल्यूशन। यहाँ तक को डाउट है बच्चा तो पूछ सकते हैं, यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं आप लोग। बच्चों इस क्वेश्चन वालों को डाउट नहीं है तो आप लोग सॉल्व करो नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि आपका एक सैंपल है, आपका 0.858 ग्राम का सैंपल है। ठीक है, तो ध्यान देना इस क्वेश्चन को, चलो मैं सॉल्व कर देता हूँ, आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करना। तो बोला गया है कि जब कंप्लीट कंबशन करते हैं किसी भी कंपाउंड का 0.858 ग्राम के सैंपल को, तो उसमें CO2 निकलता है 2.63 ग्राम CO2 का है, और वाटर का जो ग्राम है उसका वैल्यू दिया हुआ है 1.28 ग्राम, 1.28 ग्राम। तो बोला गया है इस कंडीशन को लेके आपको बताना है लोएस्ट मॉलिक्यूलर मास, यानी आपके कंपाउंड का लोएस्ट मॉलिक्यूलर मास क्या पॉसिबल है। तो लोएस्ट मॉलिक्यूलर मास कैन हैव, यानी आपका जो कंपाउंड है उसका लोएस्ट मास क्या हो सकता है। तो ध्यान देंगे
तो हम लोग को मास को मिनिमाइज करना है, तो सॉल्यूशन में क्या बोलेंगे, टू मिनिमाइज मॉलिक्यूलर मास हम लोग एज्यूम क्या कर सकते हैं कि आपका कंपाउंड का जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है वही उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, वही उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा। ये कंडीशन किसके थ्रू हम सोच पा रहे हैं, तो मिनिमम मॉलिक्यूलर मास। तो मिनिमम मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या होगा, जो एम्पिरिकल मास है उसी को हम क्या बोल सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास बोल सकते हैं। अब ध्यान देना, और हम लोग क्या सोचेंगे कि आपके सैंपल में आपका सैंपल बना होगा CnH से, ठीक है। तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि CnH से बना होगा सैंपल, जिसमें C जाएगा, जब आप कंबशन करोगे तो C जाएगा CO2 में, और जो H है H जाएगा H2 में, H जाएगा H2 में। अब ध्यान देना, तो हमको कार्बन एंड हाइड्रोजन का मोल्स पता करना है, कार्बन हाइड्रोजन का मोल्स पता करना है। ध्यान देना, जो भी कार्बन होगा सिस्टम में वो जाएगा CO2 में। इसका मतलब जो कार्बन का मोल होगा वो CO2 के मोल के बराबर होगा, CO2 के मोल के बराबर होगा। और CO2 का मोल आप कैसे निकालोगे, तो CO2 का वेट दिया हो क्वेश्चन में, उस वेट को डिवाइड करोगे CO2 के मोल मास से, ठीक है। तो ये वैल्यू हो जाएगा कार्बन का मोल। सिमिलरली आपको पता है कि आप वाटर का मोल निकाल सकते हो, वाटर का मोल निकालने के लिए क्या करोगे, 1.28 को डिवाइड करोगे 18 से। अब ध्यान देना, अगर आपको हाइड्रोजन का मोल पता करना है तो ध्यान दोगे आपका हाइड्रोजन का मोल जो होगा वाटर के मोल का डबल होगा, क्योंकि आपके एक वाटर मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन है। तो जितना ही मोल ऑफ वाटर निकालो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिल जाएगा आपको, तो मिल जाएगा आपको हाइड्रोजन का मोल मिल जाएगा। तो आप कार्बन का मोल निकाल लिए और अब हाइड्रोजन का मोल निकाल लिए। अब क्या करोगे, दोनों का रेशियो ले लो, दोनों का जब रेशियो लोगे तो जो सिंपलेस्ट रेशियो यहाँ पे आएगा ना वही हो जाएगा उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। यानी हम लोग क्या बोल चुके हैं कि यहाँ से आप इम्पेरिकल फॉर्मूला निकालोगे, और इम्पेरिकल फॉर्मूला ही क्या है इस क्वेश्चन का, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। ये ध्यान देना आप लोग, यहाँ पे बस आप लोग को कैलकुलेशन खत्म कर लेना आप लोग, ठीक। वो चलो आप लोग एक क्वेश्चन ट्राई करोगे। इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ ध्यान देना, एक क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एक क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और एक क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिशन में आने का हाई चांस रहता है, ठीक है। और ये अच्छा क्वेश्चन है। बोला गया है इस क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या क्या आपको दिया हुआ, ध्यान सुनना आप लोग। दिया गया हुआ इस क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि एक स्मॉल सैंपल हम ले रहे हैं, स्मॉल सैंपल ले रहे हैं वेल्डिंग फ्यूल का। तो आपके वेल्डिंग फ्यूल का स्मॉल सैंपल ले रहे हैं, और आपको बोला गया है कि जो वेल्डिंग फ्यूल है वो बना हुआ है कार्बन एंड हाइड्रोजन से, ठीक है। तो उसका स्मॉल सैंपल को जब हम जलाएंगे यानी जब हम कंबशन करते हैं तो मेरे को CO2 मिलता है 3.38 ग्राम, और वाटर मिलता है 0.69 ग्राम मिलता है, ठीक है। एक क्वेश्चन में दिया हुआ था। और बोला गया, और क्या बोला गया है कि इस वेल्डिंग फ्यूल का सैंपल, एक दूसरा सैंपल लेते हैं, एक सेकेंड सैंपल ले रहे हैं। तो इस सैंपल का जो 10 लीटर है उसका वेट है 11.6 ग्राम एट एस टी पी, ठीक है। तो इतना आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है इम्पेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर मास एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आपको फाइंड क्या करना बच्चे लोग, इम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। तो फास्ट आप लोग इसको सॉल्व करके आंसर मुझे बताओगे आप लोग। तो बच्चों लोग ध्यान देना, क्योंकि आपका क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि आपका सैंपल वो जो कंबशन किए हो तो उसमें CO2 निकलेगा। तो CO2 निकलेगा, ध्यान देना, जो आपको पता है कि सैंपल में जो भी कार्बन होगा तो कार्बन का जो नंबर होगा यानी कार्बन का जो मोल होगा वो CO2 के मोल के बराबर होगा, कि जो भी कार्बन होगा कहाँ जाएगा, CO2 में जाएगा। तो जितना मोल CO2 का होगा उतना ही मोल कार्बन का होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, CO2 का मोल निकाल लेंगे तो 3.38 डिवाइडेड 44 ये हो जाएगा CO2 का मोल, और यही मोल हो जाएगा आपका कार्बन का। सिमिलरली
आप क्या करना, सैंपल में वाटर का मोल निकालो, तो वाटर का मोल मिल जाएगा 0.69/18। और आपको पता है कि जो भी हाइड्रोजन सैंपल का था वो गया है वाटर में। तो अगर आपको हाइड्रोजन का मोल निकालना है तो सिंपली क्या करोगे, वाटर का मोल को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो वाटर का मोल निकाल लिए, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, ये मिल जाएगा मेरे को मोल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो आपको मोल ऑफ कार्बन मिल गया, मोल ऑफ हाइड्रोजन मिल गया। दोनों का रेशियो ले लो, दोनों का रेशियो ले लो। तो रेशियो लोगे, रेशियो का वैल्यू आ जाएगा 1:1। इसका मतलब आपका जो इम्पेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा CH, यानी कार्बन हाइड्रोजन का नंबर क्या हो गया 1:1। ठीक है, तो इम्पेरिकल फॉर्मूला अगर CH होगा तो इम्पेरिकल मास कितना हो जाएगा जी, तो इम्पेरिकल मास हो जाएगा 13 ग्राम। क्या हो जाएगा, 13 ग्राम। अब ध्यान देना, अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन आपको दिया क्या हुआ है, आपको दिया हुआ है कि एसटीपी पे, आपको पता है कि एसटीपी पे कोई भी एक मोल का गैस इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, और इतने वॉल्यूम के मास को हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास। इसको बोलते हैं हम लोग मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। ये आपको समझ में आता है? ठीक है, तो ध्यान देना, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 10 लीटर का जो आपका सैंपल है उसका वेट इतना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 22.4 लीटर ऑफ सैंपल का वेट निकाल लेंगे। तो इसका वेट आ रहा है 26 ग्राम के आसपास आ रहा है, और जो वेट निकला वही क्या हो जाएगा, आपके आपके सैंपल का मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। तो हम लोग मॉलिक्यूलर मास निकालिए 26 ग्राम, और आपका इम्पेरिकल मास कितना निकला था जी, इम्पेरिकल मास 13 ग्राम निकला था। तो आपका जो कॉमन फैक्टर होगा उसका वैल्यू हो जाएगा 2 हो जाएगा। मॉलिक्यूलर मास बाई इम्पेरिकल मास, ये हो जाएगा 2। ठीक, तो आपका कॉमन फैक्टर मिल गया आपको 2। तो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, तो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, इम्पेरिकल फॉर्मूला को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 से आप मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, ये हो जाएगा C2H2, हो जाएगा C2H2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका ऑल अबाउट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, तो चलो ध्यान देना, इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करोगे। आपके पास एक ऑर्गेनिक सैंपल है, पॉइंट जिसका वेट दिया हुआ है 0.2012 ग्राम दिया हुआ है, और बोला गया है इस सैंपल में कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। ठीक है, इस यानी CH और O तीनों दिया हुआ है, और इसका हम कंबशन कर रहे हैं। तो कंबशन करने पे CO2 जो बन रहा है, तो CO2 का वेट दिया है 0.4431 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, और आपका वाटर का जो है, आपके वाटर का वेट निकलता है, उसका दिया वैल्यू दिया है 0.1462 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, और आपको यही बोला हुआ है कि जो मोलर मास है सैंपल का वो है आपका 100, ये दिया हुआ क्वेश्चन में। ठीक, तो आपको फाइंड करना है इम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, तो ध्यान देना, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, आप लोग ध्यान सुनना इस चीज को। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम कार्बन का नंबर निकालेंगे, यानी मोल निकालेंगे। तो क्या होगा, कार्बन का जो मोल होगा वो CO2 मोल के बराबर होगा। तो CO2 का मोल कैसे निकालोगे, उसका वेट है, उसको वेट को मोलर मास से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये मिल गया मेरे को, कार्बन का मोल मिल गया। अब क्या करेंगे, चूंकि हमको ऑक्सीजन का अमाउंट निकालना है, तो ऑक्सीजन अमाउंट कैसे निकालेंगे, तो ध्यान देना, हम लोग क्या करेंगे कि कार्बन का वेट निकाल लेंगे और हाइड्रोजन का वेट निकाल लेंगे, और इन दोनों के वेट को इस गिवन वेट से माइनस कर देंगे, तो हमको मिल जाएगा ऑक्सीजन का वेट मिल जाएगा। तो वही यहाँ पे कर रहे हैं हम, पहले हम कार्बन का मोल निकाले हैं, फिर कार्बन का वेट निकाल रहे हैं। तो कार्बन का वेट कैसे निकालोगे, उसके मोल को उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई करोगे, तो यह हो जाएगा आंसर। सिमिलरली हम क्या किया, हाइड्रोजन का मोल निकाल रहे हैं, तो हाइड्रोजन का जो मोल होगा वो वाटर के मोल का डबल होगा। तो वाटर का मोल का हम डबल कर दिए हैं, तो मिल गया मेरे को हाइड्रोजन का मोल मिल गया। ठीक है, और आपको पता है कि हाइड्रोजन का जो मोलर मास 1 होता है, तो हाइड्रोजन का जो मोल होगा वही उसका वेट होगा। तो अगर हाइड्रोजन का मोल 0.0162 है, तो उसको हम उसका वेट भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसका मोलर मास 1 होता है। तो वही आपका वेट ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा, वही आपका वेट ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, तो आपको कार्बन और हाइड्रोजन दोनों का वेट मिल गया। अब क्या करेंगे, आपको वेट ऑफ ऑक्सीजन निकालना सैंपल में। तो टोटल वेट सैंपल का इतना दिया हुआ था, उसमें कार्बन इतना है और हाइड्रोजन इतना है, दोनों को माइनस कर दो तो मिल जाएगा वेट ऑफ ऑक्सीजन मिल जाएगा आपको। तो आपको तीनों का वेट मिल गया, आपको तीनों का वेट मिल गया।
अब क्या करना, क्योंकि आपका एलिमेंट था क्या क्या, CHNO था, सबका वेट आप निकाल चुके हो, सबका फिर मोल निकाला ना। मोल कैसे निकलेगा, तो मोल अमाउंट से डिवाइड करके, तो मोल मिल चुका है। क्योंकि आप क्वेश्चन में ऑलरेडी आप कार्बन एंड हाइड्रोजन का मोल ऑलरेडी आप निकाल चुके हो, तो ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, ठीक है। ऑक्सीजन का मोल कैसे निकलेगा, तो उसका मोल अमाउंट से डिवाइड कर दो। अब क्या करना है हमको, यहाँ से सिंपलेस्ट रेशियो निकालना है, तो ध्यान देना हम क्या करेंगे, जो सबसे छोटा है उससे सबको डिवाइड करेंगे। तो सबसे छोटा ये मेरे को दिख रहा है, इसे हम सबको डिवाइड कर दिए, ये आ जाएगा 1, ये हो जाएगा 4.05, ये आ जाएगा 2.5 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, अभी भी हमको चाहिए रेशियो सिंपलेस्ट, तो हम क्या करेंगे, अब ये जो 2.5 है ना, इसको आप लिख सकते हो 5/2, इस 5/2। अब क्या करेंगे, इसको हम इस पूरे सिस्टम को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 8 के आसपास, ये हो जाएगा 1, सॉरी ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा आपका। देखो सिंपली क्या करना होता ना, अगर फ्रैक्शन होगा तो फ्रैक्शन को आप इंटीजर में चेंज करोगे, तो हम फ्रैक्शन, यहाँ जो फ्रैक्शनल जो पार्ट है या जो डेसिमल है उसको इंटीजर में चेंज करने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो आपका इंटीग्रल वैल्यू क्या हो जाएगा, 5, 8 एंड 2 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ये इंपेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों लोग, तो आपका इंपेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा C5H8O2 हो जाएगा। और इंपेरिकल फॉर्मूला से आप अगर इंपेरिकल मास निकालते हो तो 100 आ रहा है, ठीक है। और आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था, मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ था, आपका मॉलिक्यूलर मास 100 दिया हुआ था, तो इंपेरिकल मास भी 100 है और आपका मॉलिक्यूलर मास भी 100 है। आपका जो कॉन फैक्टर होगा, आपका जो कॉन फैक्टर होगा उसको A मान ले, तो यहाँ पे 100/100 क्या होगा, यहाँ 1 होगा, क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। इंपेरिकल फॉर्मूला इक्वल टू क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया इस केस में, ठीक है। तो जो आपका इंपेरिकल फॉर्मूला उसी को आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोलोगे, और क्या होगा, C5H8O2 होगा, C5H8O2 होगा, ठीक है। तो ये रहेगा ऑल अबाउट इंपेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेशन, ठीक है।